नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज का टॉपिक है चोल राजवंश या फिर चोल पीरियड। तो आज की वीडियो में चोल कालीन कला के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो हिंदी का नया चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है हिंदी एरा, और लोगो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने दे दी है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे नए चैनल का भी सपोर्ट कीजिए और अपना स्नेह दीजिए। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, चोल काल से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए। सिलेबस में सारी चीज़ें बहुत ही स्पष्ट दी हुई हैं। चोल काल से आपको पढ़ना है मूर्तिकला और स्थापत्य कला। ठीक है। मूर्तिकला में आपको चोल काल की जो कांस्य मूर्तियां हैं उनके बारे में पढ़ना है। और स्थापत्य कला में आपको क्या पढ़ना है? केवल बृहदेश्वर मंदिर। चोल काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है? केवल और केवल बृहदेश्वर मंदिर के बारे में। तो आज की क्लास में आपको चोल कालीन मूर्तिकला के बारे में पढ़ाया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बृहदेश्वर मंदिर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर देखिए यहाँ पर चोल राजवंश, इसका समय है 9वीं से 13वीं सदी। अब थोड़ा इतिहास देख लेते हैं कि चोल काल की स्थापना किसने की और यहाँ पर कौन कौन से राजा हुए हैं। 9वीं सदी में चोल राजवंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इससे पहले आप लोगों को पल्लव कालीन कला पढ़ाई गई। तो जब पल्लवों का अंत होता है, पल्लव राजाओं के बाद में किसने शासन किया यहाँ पर? तो चोल राजाओं ने। जो तमिलनाडु वाला एरिया है, दक्षिण भारत का जो एरिया है, वहाँ पर पल्लवों के बाद में चोल राजाओं का शासन स्थापित होता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय के पश्चात आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम के क्रम 1 सेकंड, हाँ, परांतक प्रथम ने क्रमशः शासन किया। यानी विजयालय के बाद में राजा कौन हुआ? आदित्य प्रथम, और आदित्य प्रथम के बाद में परांतक प्रथम। ठीक है। तो ये सभी चोल राजा हैं। परांतक प्रथम के बाद में 32 वर्षों में अनेक राजाओं ने शासन किया, जिसमें गंडरादित्य, अरिंजय और सुंदर चोल या परांतक द्वितीय प्रमुख हैं। अब इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन से राजा यहाँ पर शासन किए हैं, क्योंकि आपका टॉपिक तो मूर्तिकला वाला है। फिर इसके बाद में राज प्रथम, जिनका समय है 985 से 1014 ईस्वी। ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ही बृहदेश्वर का, जो बृहदेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था। ठीक है। तो ये राजा आपके थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहेंगे। राज प्रथम, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का ही निर्माण करवाया था। ठीक है। तो इन्होंने चोल वंश की प्रशासन नीति को आगे बढ़ाते हुए अपनी अनेक विजयों द्वारा वंश की मर्यादा को पुनः स्थापित किया। राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के रोहण जिले में शरण लेनी पड़ी। तो इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया, किसने? राज प्रथम ने। और श्रीलंका के जो राजा थे महिम पंचम, इनको हरा दिया। तो ये कहाँ पर पहुँचते हैं? ये श्रीलंका के रोहण जिले में भागकर जाते हैं और वहाँ पर शरण लेते हैं। राज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का नया प्रांत मुंडचोल मंडलम बनाया। तो राजा राज प्रथम जो हैं, इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ के जो राजा थे महिम पंचम, उनको वहाँ से भगाया। तो जो राजा हैं वो वहाँ से अब हारेंगे तो अपना राज्य जो है वो छोड़ के उनको भागना पड़ेगा, वरना फिर मारे जाएंगे। और जो उनका जीता हुआ एरिया था, विजित एरिया था, ठीक है, जीता हुआ एरिया, उसे चोल साम्राज्य में मिला लिया और नाम क्या दिया? मुंडचोल मंडलम। ठीक है। और पोलन रोवा को इसकी राजधानी बनाया। पोलन रोवा नामक स्थान की राजधानी बनाया, किसे? मुंडचोल मंडलम की। ठीक है।
यह शैव धर्म का अनुयायी था। जो राजराज प्रथम है, यह शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी शिव को शिव की पूजा करते थे, शिव की उपासना करते थे। ठीक है, शैव धर्म का मतलब है जो शिव की पूजा करें, शिव की आराधना करें। ठीक है, तो राजराज प्रथम ये शैव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बृहदेश्वर मंदिर को ही राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं और यह एक शिव मंदिर है, क्योंकि जो राजराज प्रथम है ये शिव के ही उपासक थे, शैव धर्म के ही अनुयायी थे। तो आपके ये थोड़ा महत्वपूर्ण रहेंगे राजराज प्रथम, इनके बारे में आपको जितना पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इनसे संबंधित चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप समझिए, राजराज प्रथम के पश्चात उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम सिंहासनारूढ़ हुए। यानी राजराज प्रथम के बाद में उनके जो पुत्र हैं राजेंद्र प्रथम, इन्होंने गद्दी संभाली या फिर सिंहासन पर बैठे। राजेंद्र प्रथम भी अत्यंत शक्तिशाली सम्राट थे। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के समय में हुआ था। किसके समय में? राजेंद्र प्रथम के समय में। बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के पश्चात इसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और अपनी राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम में बनाई और यहीं पर गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। तो राजराज प्रथम के जो पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, इन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया और वहाँ के जो शासक थे महिपाल, उनको पराजित किया, हरा दिया। ठीक है, हराने के बाद में राजेंद्र प्रथम ने गंगई चोल की उपाधि धारण की और अपनी राजधानी क्या बनाई? गंगैकोंड चोलपुरम। और वहीं पर इसी नाम से यानी गंगैकोंड चोलपुरम नाम से एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अब इनके बाद में राजा कौन होते हैं? इनके बाद में राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? राजाधिराज। ठीक है, ये राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी था और इसके पश्चात राजेंद्र द्वितीय अभिषिक्त हुए। यानी इसके बाद राजा कौन बनते हैं? राजेंद्र द्वितीय। ये आपके महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप देख लीजिए कौन कौन से राजा यहाँ पर हुए हैं। राजेंद्र द्वितीय के उत्तराधिकारी वीर राजेंद्र हुआ। फिर अधिराजेंद्र वीर राजेंद्र का उत्तराधिकारी था, किंतु कुछ महीनों के शासन के बाद कुलोत्तंग प्रथम ने उससे चोल साम्राज्य छीन लिया। ठीक है, उसका जो चोल साम्राज्य था वो किसने छीन लिया? कुलोत्तंग प्रथम ने। फिर चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय हुआ और जिसका समय क्या है? 1246 से 1279 ईस्वी। तो राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र थर्ड, ये चोल वंश का अंतिम शासक था और इसके बाद चोल राजवंश समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, इसे ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझते हुए। कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर बात भी कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, तो वहाँ से जाकर सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर समझिए चोलकालीन मूर्तिकला। चोल काल अपनी कांस्य मूर्तियों के लिए उल्लेखनीय रहा है। चोल काल में जो कांसे की मूर्तियां बनी हैं, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर जो कांसे की मूर्तियां बनी हैं उनका अपना बहुत ही महत्व है, उल्लेखनीय मूर्तियां हैं। अब समझिए, यहाँ पर दुनिया के विभिन्न संग्रहालयों और दक्षिण भारत के मंदिरों में मौजूदा नमूनों में शिव के विभिन्न रूपों में उनकी पत्नी पार्वती और अन्य देवी देवताओं, इसके अलावा विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी, अन्य शैव संतों और कई अन्य के साथ बेहतरीन आकृतियां देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कांसे की मूर्तियां हैं वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती हैं। तो दुनिया भर के जो विभिन्न संग्रहालय हैं वहाँ पर आपको मिलेंगी और दक्षिण भारत के जो मौजूदा नमूनों की बात की जाए तो वहाँ के जो मंदिर हैं उनमें आपको मूर्तियाँ मिल सकती हैं। दक्षिण भारत के जो संग्रहालय हैं वहाँ पर आपको ये मूर्तियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिव्य नर्तक
नटराज के रूप में देखा जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो आपका चोल काल है, चोल काल की जो कांसे की मूर्तियां हैं, उनका अगर सबसे अच्छा आपको उदाहरण देखना है तो वो है नटराज शिव की प्रतिमा, नटराज शिव की मूर्ति, जिसके बारे में अभी आपको डिटेल से बताया जाएगा। और जो नटराज शिव की प्रतिमा है, इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आप उसे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगी और सारी चीज़ आप अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग देख लीजिएगा। अब आगे समझिए। हालांकि दक्षिण भारत में कांस्य ढलाई का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन चोल काल में पहले की तुलना में बहुत बड़ी और बहुत अधिक संख्या में विशाल से लेकर लघु आकार की कांस्य मूर्तियां ढाली गई हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में कांस्य ढलाई का यानी कांसे की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पुराना है, बहुत पुराने टाइम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो चोल काल में मूर्तियां बनाई गई हैं कांसे की, वो छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं। और उनका महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो मूर्तियां बनी हैं चोल काल में, वो बहुत ही सुंदर बनी हैं, आकर्षक बनी हैं। ठीक है, इससे पहले भी काम हुआ था लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। जो इसी अवधि के दौरान कांस्य मूर्ति कला के महत्व को पुष्ट करती है। पूजा करते समय इन छवियों को रेशमी पोशाक, माला और रत्न जड़ित आभूषणों से सजाया जाता है। यानी जब इन मूर्तियों की पूजा की जाती है तो इन्हें रेशमी पोशाक यानी वस्त्र पहनाए जाते हैं, माला और आभूषणों से सजाया जाता है। आप समझिए यहाँ पर चोल काल में कांस्य से मधुचिष्ट विधि, जिसे कहते हैं खोई हुई मोम तकनीकी, इंग्लिश में कहेंगे लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का उपयोग करके बनाई गई है। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चोल काल में जो कांसे की मूर्तियां बनी हैं, वो विधि कौन सी है, मतलब मूर्तियां बनाने की जो विधि है उसका नाम है मधुचिष्ट विधि। समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर से समझिए। चोल काल में जो कांसे से मूर्तियां बनाई गई हैं, उन मूर्तियों की विधि कौन सी है, किस टेक्निक से बनाई गई हैं, किस विधि से बनाई गई हैं? तो कांसे से मूर्तियां ढालने की एक विधि होती है जिसका नाम है मधुचिष्ट विधि। तो इसी विधि से चोल काल में कांसे की मूर्तियां ढाली गई हैं। ठीक है। और मधुचिष्ट विधि का एक नाम और भी है, खोई हुई मोम तकनीकी या फिर लुप्त मोम ढलाई प्रक्रिया, और इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब समझिए शिव तांडव नृत्य प्रतिमा। ठीक है, नटराज शिव तांडव प्रतिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर चोल काल से मूर्तियों के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो जो आपकी नटराज की शिव प्रतिमा है ये जरूर आएगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसका महत्व ही है। अब इसे अच्छे से समझ लीजिए क्या है इसमें। सभी कांस्य प्रतिमाओं में सबसे प्रसिद्ध नटराज की प्रतिमा है। चोल काल में जितनी भी प्रतिमाएं बनी हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? नटराज शिव की प्रतिमा। अब इस प्रतिमा में क्या है तो समझिए। शिव के चारों ओर ज्वालाओं का एक चक्र ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। अब पहले आप चित्र देखिए, ये है आपकी नटराज की प्रतिमा। तो इसमें देखिए बीच में भगवान शिव को तांडव नृत्य करते दिखाया गया है और इनके आसपास ये जो सर्कल बना हुआ है, इसमें इस तरीके से जो निकली हुई हैं, ये क्या है? ये अग्नि है। ठीक है, ये क्या है? ये अग्नि है, जो कि किसका प्रतीक करती है? ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। आगे समझिए। नटराज प्रतिमा शिव तांडव नृत्य से ली गई है। जो शिव का तांडव नृत्य है उसी से ये प्रतिमा ली गई है। इसमें शिव के 4 हाथ दिखाए गए हैं। कितने हाथ हैं? 4 हाथ हैं, जिसमें से एक दाहिने हाथ में डमरू और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। अब 4 हाथ हैं तो 2 दाहिने हाथ होंगे, 2 बाएं हाथ होंगे। तो एक दाहिने हाथ में
शिव डमरू पकड़े हुए हैं और दूसरा हाथ कैसे है, अभय मुद्रा में। अभय मुद्रा क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए, अब समझिए यहाँ पर इनका एक दाहिना हाथ जो है इसमें डमरू पकड़े हुए हैं, दूसरा दाहिना हाथ ये अभय मुद्रा, इसे कहते हैं अभय मुद्रा। ठीक है, तो एक दाहिने हाथ में डमरू पकड़ रखा है और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। अब आगे समझिए, एक बाएं हाथ में अग्नि का कटोरा व दूसरा गजहस्थ या वरद मुद्रा में है, जो उनके ऊपर उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा करता है, जो मुक्ति का प्रतीक है। अब समझिए यहाँ पर जो उनका बायां हाथ है, तो दो बाएं हाथ हैं, एक बाएं हाथ में उन्होंने आग पकड़ रखी है, देखिए यहाँ पर, और दूसरा बायां हाथ गजहस्थ मुद्रा में है। इस मुद्रा को कहते हैं गजहस्थ मुद्रा, जो उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर संकेत करता है। ठीक है, देखिए आप, बाएं पैर की ओर संकेत कर रहा है। तो जो चित्र में दिखाया गया है, जो चित्र में बना हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। आगे देखिए, उनका दाहिना पैर अपस्मार पुरुष को रौंदता है, जो अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है। अब इनका जो दाहिना पैर है, देखिए यहाँ पर चित्र में जो शिव का दाहिना पैर है उसके नीचे यहाँ पर लेटे हुए दिखाया गया है किसी को। ये कौन है, अपस्मार पुरुष तमस। तो इसको रौंदता हुआ इनका दाहिना पैर दिखाया गया है। और ये यहाँ पर जो लेटा हुआ पुरुष है, ये अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी शिव यहाँ पर अज्ञानता को, अंधकार को कुचल रहे हैं। आगे समझिए, शिव का प्रतीक सांप उनकी बाह के चारों तरफ लिपटा हुआ है। जो सर्प है वो शिव का प्रतीक है। ठीक है, तो सर्प उनकी बाहों के चारों तरफ लिपटा हुआ दिखाया गया है। उनके बालों में अर्धचंद्राकार चांद है और उनकी जटाओं में देवी गंगा को भी दिखाया गया है। अतिभंग मुद्रा में बनी यह प्रतिमाएं वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है। अब देखिए यहाँ पर चित्र में जो सर्प है, ये देखिए, ये सर्प बना हुआ है, तो ये इनकी बाह में लिपटा हुआ दिखाया गया है। और शिव के बाल कैसे हैं, जटाएं खुली हुई हैं, क्योंकि ऊपर से जब इन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया तो इनके बाल वो बिखर गए। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई गई है। और यहाँ पर देखिए आप लोग, इन्होंने आभूषण भी पहन रखे हैं। कानों में आप देख सकते हैं कुंडल पहन रखे हैं, गले में हार पहन रखा है, बाकी हाथों में भी कुछ कुछ आभूषण दिखाए गए हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर शिव के हाथों में, गले में, कानों में और पैरों में भी देखिए आभूषण भी दिखाए गए हैं। और इस प्रकार की एक नहीं, बहुत सारी प्रतिमाएं चोल काल में बनाई गई हैं। और ये प्रतिमाएं वर्तमान में कहाँ हैं, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में और बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।